वेलकम बैक जी। आप देख रहे हैं सिचुएशन रूम। स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है हम न्यूज़ पर। मैं हूं आदिल अब्बासी, मेरे साथ मेरे राइट साइड पर मंसूर अली खान साहब हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार साहिबा हैं, मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब। इन सबको आप देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं और उनके तज्ज़िये हम अब आज की ट्रांसमिशन में डिस्कस कर रहे हैं। कौन बनेगा निगरान वज़ीर आज़म। लेफ़्ट साइड पर मेरे समर अब्बास साहब हैं, नामी गिरामी सहाफ़ी हैं। लेफ़्ट साइड पर जो उनसे भी एक्सट्रीम लेफ़्ट पे जो बैठे हुए हैं, एक्सट्रीम लेफ़्ट पे मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब हैं, सीनियर सियासतदान हैं। और मुस्तफ़ा साहब की भी हम राय ले रहे हैं कि उनके नज़दीक क्या होना चाहिए। हैदर वहीद साहब माहिर कानून हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। ये ट्रांसमिशन में बस ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन बनेगा निगरान वज़ीर आज़म। हैदर साहब, ज़रा मैं आपसे स्टार्ट लेना चाहता हूँ, क्योंकि इससे पहले आप बड़े पेशेंस से सुन रहे थे, फिर प्राइम मिनिस्टर की स्पीच आ गई, आपने और पेशेंस दिखाए, मज़ीद आपके पेशेंस चेक नहीं करते। मुझे ये बताइएगा कि ये जो चेयरमैन PTI के लीगल चैलेंजेस हैं, तोशा खाना से लेके अलकादर ट्रस्ट से लेके सारी चीज़ें हमारे सामने। अब तोशा खाना केस में जो है वो गवाहों के बयानात और उनकी जरा की जो कार्रवाई जारी है, अब जो ट्रायल कोर्ट के जज के मुताबिक ये अमल 2-3 दिन से ज़्यादा का नहीं होगा। इस पर ओवरऑल इस वक्त आपकी क्या राय, आप किस तरह सारी सिचुएशन को देख रहे हैं? पॉलिटिकल और लीगल दोनों कमेंट मैं चाहता हूँ आप इसके ऊपर करें इस सिचुएशन पर। देखिए, मेरे ख्याल से खान साहब जो हैं वो उनकी स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी थी कि क्रिमिनल ट्रायल क्योंकि अक्यूज की मौजूदगी के बगैर चलता नहीं है, तो वो अवॉइड कर रहे थे पेश होना। और मेरे ख्याल से कि अब उनको शायद अब पेश जब होना होगा तो फिर ये ट्रायल चलेगा और मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा दिन इसमें लगेंगे नेसेसरीली। जो भी फैसला हो, ये तो मेरा नहीं ख्याल मुमकिन है कि खान साहब जो है वो इनडेफिनेटली अवॉइड कर सकेंगे कोई फैसला। मोस्ट लाइकली ये तोशा खाना में ही मैं देख रहा हूँ कि शायद पहला फैसला आ जाए। बाकी क्योंकि ज़रा थोड़े और पीछे हैं। इधर वे खान साहब जो है वो मेरे ख्याल से उनको अब इतनी तो समझ आ गई होगी कि फैसला जो है वो अगले इलेक्शन से काफ़ी पहले ही आएगा, बल्कि इलेक्शन कैंपेन या इलेक्शन स्केड्यूल से कम पहले ही आएगा। और अगर हिस्ट्री हमें किसी भी तरह गाइड करती है तो हिस्ट्री तो यही दिखा रही है कि खान साहब जो है उनके कैंडिडेट से लेके पोलिंग एजेंट से लेके वर्कर से लेके सभी का मसला जो है वो आगे वो फेस करने जा रहे हैं। और केयरटेकर जो सेटअप तो हैदर साहब, ये जरा ये जो टेक्निकल ग्राउंड्स पर इस वक्त खान साहब इस केस को लड़ रहे हैं, आपके ख्याल में कितना एक्सटेंड हो सकता है और ये टेक्निकल ग्राउंड्स में और कितनी जान बची है कि ये इसको चला सकें? देखिए, वैसे तो टेक्निकली एक क्रिमिनल ट्रायल नहीं चल सकता अक्यूज की मौजूदगी के बगैर। उसको फिर एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करके प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के जोन में उसे कन्विक्ट कर दिया जाता है, लेकिन फिर जो मेन ट्रायल है वो चलता नहीं है, वो रुक जाता है। जिस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब का भी कह लें, वो अपील में था मामला। तो लेकिन उसका आई थिंक एक्सेप्शन जो है वो शायद इस तरह निकल सकता है कि अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर और वो एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो जाते हैं और श्योरिटी को जो है वो बुला के पूछा जाता है जिन्होंने उनकी बेल के पैसे दिए और वो नहीं प्रोड्यूस कर पाते खान साहब को, तो कहीं ना कहीं NBWs के जरिए उनको अरेस्ट किए बगैर अगर पेश करवा दें तो उसके बाद भी सिलसिला मेरे ख्याल से चल सकता है। अगर दानिस्ता तौर पे वो फिर पेश ना हो तो फिर मेरे ख्याल से कोई गुंजाइश निकाली जा सकती है कि उनके बगैर भी जो है वो कहीं फैसला हो सके। बट आम तौर पे एक अक्यूज्ड की गैर मौजूदगी में क्रिमिनल ट्रायल या क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं होता। और ये केयर टेकर सेटअप में भी बहुत क्लियर है कि खान साहब का कुछ लेना देना नहीं होगा, बल्कि तरमीम जो है वो तो अब इस तरह की जा रही है कि जो इलेक्शन एक्ट में अभी पाबंदियां हैं कि कोई इंटरनेशनल नेगोशिएशन या कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकेगा, डे टू डे अफेयर्स तक मेजर डिसीजन नहीं ले सकेंगे, नहीं ले सकेगी। तो अब उसको अगर वो अमेंड कर देते हैं तो फिर सवाल ये उठेगा कि क्या ये आईनी तरमीम होगी या नहीं। अब जब तक के कोई, हालांकि स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के मेरे ख्याल से ये बरक्स होगी, लेकिन अगर कोई स्टैचूट में तरमीम की जाती है तो इतनी इज्जत मेरे ख्याल से कानून देता है पार्लियामेंटेरियंस को कि अगर स्टैचूट में तरमीम होगी तो अनलेस के एक कॉन्स्टिट्यूशन के स्पेसिफिक आर्टिकल की खिलाफ वर्जी हो, वो आर्टिकल स्पेसिफिकली दिखाना होगा कि ये आर्टिकल है। अच्छा, ये वादा माफ गवाह के लिए भी जो है वो इसमें कुछ किया जा रहा है कि कोई स्पेस क्रिएट हो, क्योंकि अब तो हम देख रहे हैं ना मौसम है वादा माफ गवाहों का। बिल्कुल, ऑल्दो मैंने वो तरमीम तो नहीं देखी, बट मैंने ये तरमीम जरूर मेजर डिसीजंस की देखी है। और ये कि वो IMF या इंटरनेशनल डोनर से फिर जो है वो डील कर सके, जो कि दैट द लैटर मेक सेंस, क्योंकि ऑलरेडी इमर्जेंट सर्कमस्टांसेस में मेजर डिसीजंस बाय द वे अलाउड हैं।
अब आप बाकी अगर बात क्या ये करें कि इसहाक डार साहब क्या केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, तो वो एक अलहदा बात इस तरह से हो जाती है कि बेशक के कोई स्पेसिफिक आर्टिकल ये नहीं कहता आइन का कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है वो आउटगोइंग कैबिनेट का मेंबर नहीं हो सकता, लेकिन ये तो बड़ा क्लियर है आइन में कि केयर टेकर बनाने का मकसद ये है कि कोई हाजिर गवर्नमेंट या ऑपोजिशन से उसमें से कोई ना हो, वरना कोई पॉइंट ही नहीं होता केयर टेकर का प्रोविजन जो है वो आइन में रखने का। बहुत ममालिक हैं यानी फारूक एच नाइक फार्मूला जो है उनका फार्मूला अब ज्यादा आपको चलता दिखाई देगा नहीं आगे जिस तरफ ये लेके जा रहे हैं। डॉक्टर मारिया जुल्फिकार आपसे कोई सवाल करना चाहते हैं? साहब, आप बात कर रहे थे हिस्ट्री की, तो हमारे मुल्क में जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है दैट टेल्स अस के हाई प्रोफाइल केसेस जो हैं वो कभी अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचते नहीं हैं, उनको वक्ती तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। मतलब पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ कैन बी इनकार्सरेटेड, केप्ट आउट ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस, और वो किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचते नहीं हैं। अब जितने केसेस हैं इसमें स्पेशली जो अल कादिर ट्रस्ट का है उसमें बार बार हुकूमत ये बता रही है ये ओपन एंड शट केस है। आप इसको कहाँ जाते हुए देखते हैं कि इन द कंक्लूजन अपनी पहुंचता हुआ नज़र आता है, या सुप्रीम कोर्ट में जाके फाइनल कल्मिनेशन पॉइंट जो है वहाँ उड़ जाएगा, कीपिंग इन माइंड कि एक स्टेक होल्डर को इसमें बीच में इंक्लूड ही नहीं किया जा रहा? देखिए डॉक्टर साहब, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज केसेस हिस्टोरिकली जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग उनकी बुनियाद होती है। मियाँ साहब का भी केस ले लें तो उसमें हालांकि मियाँ साहब कन्विक्ट हुए थे, बट जो अल्टीमेट एम होता है वो किसी को ना कन्विक्ट करना होता है ना करप्शन खत्म करना होता है। अल्टीमेट एम जो है वो देखा यही क्या कि ये होता है कि उन्हें अगले इलेक्शन से बस बाहर कर दिया जाए, वो डिस्क्वालीफाइड हों, वो अरेस्टेड हों, वो कैंपेन ना कर सकें, वो इलेक्टोरल रोल पे ना हो। और तो ये असल मकसद जो है वो गेम से बाहर रखने के लिए जो है ये सारे इकदाम किए जाते हैं, सजा देने के लिए नहीं किए जाते। मुस्तफा नवाज खोखर साहब, अब ब्रेक यानी पहले सेगमेंट में भी जब हम बात कर रहे थे, अब वे फॉरवर्ड आपके नज़दीक तो ये है कि एक एफर्ट की जाए हुकूमत की तरफ से, या कोई स्टेट्समैनशिप दिखाए, कोई लीडर बने, आगे जाए, बात करे। दूसरी तरफ आपको याद होगा कि इससे पहले जितनी इंगेजमेंट्स की गई हैं, चाहे पार्टीज़ के वफ्द मिले हों, सेकेंड ईयर लीडरशिप मिली हो, इल्ज़ाम लग जाते हैं। वो उसको कहते हैं ये मुझसे एनआरओ मांग रहे हैं, ये लड़ाई शुरू हो जाती थी। दूसरी तरफ ये इल्ज़ाम लग जाते हैं कि ये देखें, ये वो कहते हैं आगे से कि देखें ये तो ज़िद पे है, हमने ज़िद तो नहीं माननी, हमने डायलॉग करना है। सो ये नताइज हमने देखे। इस स्टेज पे जब केसेस इतने एक्सट्रीम पोजीशन पे चले गए, आपका ये ख्याल है कि इस वक्त भी अगर हुकूमत कोई एफर्ट करे तो खान साहब बात करें? आदिल भाई, मेरा ख्याल ये है कि जो आने वाले इलेक्शंस हैं उन इलेक्शंस के नतीजे में एक बड़ा क्राइसिस नहीं पैदा होना चाहिए। मुझे याद है कि जिस वक्त 2018 के इलेक्शंस हुए उस वक्त फ़ौरन जो अपोजिशन की जितनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उनमें मौलाना फजलुर रहमान साहब पेश थे, और उन्होंने कहा कि हमें कौमी असम्बली का हल्फ भी नहीं उठाना चाहिए। तमाम अपोजिशन को वो इस चीज़ के ऊपर कायल करने के लिए वो चल पड़े। उन्होंने काफ़ी हद तक मुस्लिम लीग नून को, शहबाज शरीफ साहब को इस चीज़ पे कायल कर लिया था। बिलावल साहब उस वक्त कायल नहीं हुए, और उन्होंने कहा कि नहीं, पीपल्स पार्टी का एक एक्सपीरियंस है कि आप पार्लियामान से बाहर जब रहते हैं, निज़ाम से बाहर रहते हैं, तो उसका आपको अल्टीमेटली नुकसान होता है, जो 1985 के इलेक्शंस के और फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी का एक रफ एक्सपीरियंस इस हवाले से गुजरा था। मुझे वो तकरीर भी याद है मौलाना फजलुर रहमान साहब की, जो उसके इलेक्शंस के फ़ौरन बाद, अगस्त का महीना था, ECP के बाहर अपोजिशन की पार्टीज़ ने एहतजाज रखा हुआ था, और वहाँ पर मौलाना साहब ने तकरीर की, और उस दिन उससे चंद दिन बाद 14 अगस्त आ रही थी, और मौलाना साहब ने कहा कि ये 14 अगस्त हम नहीं मानते, इस 14 अगस्त को हम आज़ादी के तौर पर नहीं मनाएंगे क्योंकि हमारे साथ इतनी बड़ी ज्यादती की गई। बहुत बड़े अल्फाज थे ये, बहुत भारी अल्फाज थे। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि आने वाला जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो फ्री एंड फेयर हो, कम से कम शुबा तो हो उसके फ्री एंड फेयर होने का। इसहाक डार साहब की मौजूदगी में क्या उसके ऊपर सवाल नहीं उठते? हमें अगर उस इलेक्टोरल प्रोसेस को इतना कंट्रोवर्शियल कर दिया, कह रहे हैं कि एक अटेम्प्ट जरूर करनी चाहिए, चाहे रिजल्ट उसका कुछ भी रिजल्ट उसका ना निकले, लेकिन सियासतदानों का काम है अटेम्प्ट करना, मंसूर साहब, सिचुएशन को डिफ्यूज करना। आपके ख्याल में ऐसी कोई अटेम्प्ट हो सकती है, और अगर हो सकती है तो उसका क्या आउटकम निकलेगा? क्या आउटकम निकलेगा? मेरे ख्याल में बड़ा ही आसान सवाल है आपका। मसला ये, मैं मुस्तफा साहब की ना इंटेंशन और जमहूरियत से इनका जो लगाव है, आई रिस्पेक्ट दैट, एब्सोल्युटली रिस्पेक्ट दैट। मैं इनका अगर पॉलिटिकल आप करियर उठा के देखें, इज़ ऑलवेज टॉक्ड अबाउट डेमोक्रेसी। लेटेस्ट सेमिनार्स के अंदर भी जो मैंने बातें की हैं, और मेरे ख्याल में शायद मैं इतना फॉरगिविंग नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, ये मुझसे ज़्यादा फॉरगिविंग है, मैं नहीं हूँ। और मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग आज अफसोस होता है जब खान साहब बार बार अपनी तकरीरों के अंदर कहते हैं मेरा 27 साल का तजर्बा है, 27 साल का।
आपके 27 साल के तजुर्बे ने आज तक आपको एक ना तजुर्बाकार सियासतदान बना के रखा हुआ है। आपको आज तक ये नहीं पता लगा कि आपका होम ग्राउंड ये पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान है, वो जगह है जहाँ पे जाके आपने तकरीरें करनी है, वो जगह है जहाँ पे आपने हुकूमत की नाकों में चने चबा। इमेजिन, जस्ट इमेजिन फॉर अ मोमेंट कि आज जिस डेट के ऊपर ये हम ये ट्रांसमिशन कर रहे हैं, आज यही इमरान खान ऑपोजिशन लीडर होता, इसी शहबाज शरीफ के पसीने निकल चुके होते कि मैंने इस शख्स को मनाना किस तरह, मैं किस तरह मेरे और सोहरवर्दी साहब के गुज़िश्ता रोज़ के नुक्ते पे आ गए हैं। कौन सा? पूरे 24 घंटे बाद। कौन सा? कि पीटीआई को पार्लियामेंट नहीं छोड़नी चाहिए। नहीं, मैंने तो नहीं कहा, मैं तो नहीं कह रहा कि उनको छोड़, मैंने कहा उनको छोड़नी है, तो कोई भी नहीं कहता। गुज़िश्ता रोज हम दोनों ये बात कर रहे थे आपसे कि अगर वो आज यहाँ होते तो नौबत यहाँ ना आती, ये ग्राउंड इतना खाली ना होता कि राजा रियाज साहब डील कर रहे होते हैं। तो उसके बाद आपका गालिबन आर्गुमेंट ये था कि अगर छोड़ ही दिए तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो दिल चाहे इनका ये करें। पॉलिटिक्स के अंदर ये तो अनफॉर्चुनेटली होता है ना कि जब आपको स्पेस मिलती है तो आपने मुखालिफ को पछाड़ते ठीक ठाक है। 90 की दिहाई में पीपी और नून ने एक दूसरे को ठीक ठाक पछाड़ा, और यही स्पेस जो मुस्तफा ये भी बात करें 85 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने दी, नए प्लेयर्स आ गए सामने। और अगर इस इलेक्शन में छोड़ दें एक थोड़ी देर के लिए कि अगर हुकूमत इनिशिएट करती है नहीं करती, अगर खुद से खान साहब कोई रास्ता नहीं निकालते तो ये इलेक्शन, मुझे तो लगता है कि इस इलेक्शन के बाद उनके लिए मुश्किलात सिर्फ कानूनी नहीं सियासी भी इसलिए बढ़ जाएंगी कि उनके साथ लोगों का खड़ा रहना मुश्किल। मेरा सिर्फ ये पॉइंट था कल की डिस्कशन के अंदर भी, वो ये था कि मुस्लिम लीग नून को अगर इस चीज़ का एडवांटेज लेना भी था, जिस तरह भी थोड़ी देर पहले उन्होंने एक जुमला कहा था कि एटलीस्ट एक सेंस तो हो कि आपने फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन करवाएं। और मेरे भाई, आपको इस सेंस तो हो कि जमहूरियत को किसकी आप रिस्पेक्ट करते हो। आप बैठ के वज़ीर ख़जाना लगाते हो अपना समधी, निगरान वज़ीर आज़म बनाना है अपना समधी, वज़ीर आला बनाना है अपना बेटा, आपने अभी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनानी है अपनी भतीजी। गेट आउट ऑफ इट। कब आपने और कितनी देर तक अपने ख़ानदान को लेके चलते रहना है? क्या आप पूरे पाकिस्तान में ये 25 करोड़ गधे हैं? माज़रत के साथ, आई एम सॉरी, मेरे अल्फाज सख्त होंगे, बुरे लग रहे होंगे, लेकिन क्या एक आम शख्स आज ये सोच सकता है कि अगर मैं शरीफ खानदान के खून से के साथ पैदा नहीं हुआ तो क्या मेरा राइट नहीं है कि मुझे भी वो मुकाम मिल सके? आपने राजा रियाज के साथ ये वाली, बल्कि मैं तो कहता हूं राजा रियाज क्यों भाई, वहां से भी अपना एक आधा बेटा हसन हुसैन, उनमें से किसी एक कोई उसी को ऑपोजिशन लीडर बना देते, वहीं से उधर से खड़ा करके उधर से किसी को ऑपोजिशन लीडर बना देते। राजा रियाज तो उससे भी एक स्टेप नीचे है। मेरा सिर्फ ये एतराज है। ओके, अब वो हालांकि एक तरफ वज़ीर आज़म आज ये कह रहे हैं कि हमने अपनी सियासत जो है वो दाव पे लगा दी है और अपनी कुर्बानी दी है रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत की। सोहरवर्दी साहब, ये जो बात करें, अब दो एक्सट्रीम्स आ गई ना। एक एक्सट्रीम इमरान खान है जिनके साथ पूरी इंगेजमेंट्स की गई, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि जी मैंने नहीं बैठना, चाहे वो गवर्नमेंट में थे चाहे वो अपोजिशन में। दूसरी एक्सट्रीम ये है जिसका हवाला मंसूर दे रहे हैं कि जी आपको अपनी फैमिली से बाहर कोई नज़र नहीं आता। कल भी हम यही बात कर रहे हैं कि फैसला साजी में फैमिली उनकी प्रायोरिटी पे होती है। सो इन दो एक्सट्रीम्स के साथ पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए हमारे पास, हम कहाँ स्पेस छोड़ रहे हैं कि अगर एक तरफ भी यही है कि जी जो होगा साडा बंदा या बिल्कुल क्लोज, दूसरी तरफ भी ये है कि मैं किसी को मानता ही नहीं हूँ, तो जमहूरियत का नुकसान तो इन रियल टर्म्स हमारी पॉलिटिकल एलीट खुद कर रही। देखिए, मैं आपको बताऊँ, कहते हैं इसका इलाज भी मज़ीद जमहूरियत है। आप जो बात कर रहे हैं, क्या वज़ारत उज़्मा भुट्टो ख़ानदान से बाहर नहीं गई? और क्या वज़ारत उज़्मा शरीफ ख़ानदान से बाहर नहीं गई शाहिद खकान की शक्ल में, और आगे भी बाहर जा सकती है दोबारा? ऐसी बात नहीं है। वज़ारत आला भी बाहर जा सकती है, ऐसी बात नहीं है। हमजा आउट भी तो हुए ना, अगर उन्होंने ऐसे। तो जो पॉलिटिक्स है वो अपने अंदर ऐसे रास्ते बनाती है जिससे ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। ये चीज़ें किसी आमरीत के नतीजे में, किसी डिक्टोरियल लॉ के नतीजे में कि आप कानून बना दें कि उसका किसी का बेटा नहीं आ सकेगा, तो नहीं ख़त्म होगी। मैं काउंटर आर्गूमेंट इसका ये भी दे सकता हूँ कि मेरा मतलब है कि आप बाकी सियासी जमातों में भी ऐसे ही है। क्या पीटीआई ने बच्चों को टिकट नहीं दिए, शाह महमूद के और सारों के? नहीं, केपी में परवेज खटक साहब की पूरी फैमिली थी, तो इसलिए फरमान के भाई ने इलेक्शन, इसलिए एक फैमिली को टारगेट करके ये बात करना, एक पार्टी को टारगेट करके ये बात करना भी इस तरह नहीं। लेकिन मैं राजा रियाज की बैशिंग पे बात करना, अगर आप इजाजत दें, तारड़ साहब ने, हमें अताउल्लाह तारड़ साहब ने ज्वाइन कर लिया, आपकी इजाजत से जरा तारड़ साहब हमारे मेहमान हैं, उनको पहले जरा सुन लेते हैं, फिर उसके बाद हम इन हाउस डिस्कशन हमारी जारी है। तारड़ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये बताइएगा इस वक्त ये निगरान वजीर आजम वाला मामला कहाँ पहुंचा है? डार साहब ही हैं या कोई और नाम भी आप लोग सामने लाने वाले? ये मेरा ख्याल है बशावरत जारी है एंड वी हैव टाइम ऑन आवर हैंड्स। अभी बहुत कबल वक्त होगा कोई भी नाम कंफर्म करना, तो मैं समझता हूँ अभी 12-13 दिन हैं और ये एक प्रोसीजर है जिसने अपने वक्त से ही कंप्लीट होना है।
तब तक ये क्या सराइयाँ चहमगुइयाँ चलती रहेंगी। और मेरा ख्याल है ये टाइम के साथ ही कोई जब मशावरत होगी, ऑब्वियसली कोलिशन पार्टनर्स हैं, बाकी पार्टीज हैं जिनको ऑन बोर्ड करना है, और फिर कंसेंसस के साथ ही ये डिसीजन होगा। और माजी में हमारी कोलिशन गवर्नमेंट ने इवन जो बड़े इंपॉर्टेंट नेशनल इश्यूज पे हमेशा मशावरत के साथ फैसले किए हैं। तो अभी द ज्यूरी इज स्टिल आउट, टू अर्ली टू से कि कौन होगा कौन नहीं होगा। यदि फैसला नहीं हुआ, अभी हत्मी फैसला नहीं हुआ, यदि इसहाक डार साहब के बारे में फैसला नहीं हुआ, लेकिन वो ऑप्शन है। देखिए अभी कोई भी फैसला नहीं हुआ, तो अभी तमाम ऑप्शंस ओपन है, वो फैसला हो जाएगा टाइम के साथ। एक इशारा दे गए वो कि ही इज इन द रेस। ये जो कहा जा रहा है कि इस बार नवाज शरीफ ने ये कहा है कि निगरान वजीर आजम मेरी मर्जी से होगा, ना मैं पिंडी की बात सुनूंगा ना पीपल्स पार्टी की बात सुनूंगा, ये हमारी चॉइस है, हम अपनी मर्जी से लगाएंगे, जैसे हमने आर्मी चीफ लगाया था। व्हाट कम मे नहीं, देखिए तब भी मशावरत हुई और मैं प्रिवी हूं कि तमाम पार्टीज के हेड्स को बुलाया गया था, ऐसी बात नहीं है। तो ये मशावरत का एक अमल है और ये मशावरत से ही मामला आगे चलना है, और तमाम स्टेक होल्डर्स की, तमाम पार्टीज की मशावरत से ही ये फैसला किया जाएगा। और ये बेहतर यही होता है कि मशावरत की जाए। बाकी अभी क्या सराहना चहमगुइयां रूमर्स बहुत चल रही हैं, बट हतमी तौर पे अभी कहा नहीं जा सकता कि क्या फाइनल। चले अता तार साहब, आप ना कंफर्म कर रहे हैं ना डिनाई कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अभी टाइम है इसमें, पर चले मैं सिर्फ ये पूछती हूँ, अगर फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हाइपोथेटिकली बात करें, अगर डार साहब को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है, क्या आप समझते हैं वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए एक अच्छी चीज़ होगी, या फिर जो एक पूरा इलेक्शन प्रोसेस है उस पर मजीद एक बहुत बड़ा सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा? देखिए मैं ये समझता हूँ कि जिस नजरिए से ये नाम सामने आया वो इकोनॉमी की जो रिवाइवल है उसकी कंटिन्यूटी के हवाले से, जो हमारे इकोनॉमिक मसाइल हैं उनके हल के हवाले से था। तो मैं ये समझता हूँ कि एक स्टेबल इकोनॉमी होगी, और ये ऑब्वियसली 2 या 3 महीने केयर टेकर सेटअप के बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और अक्सर सुनने में आता है जी किसी इकोनॉमिस्ट का नाम आ रहा है, तो न्यूट्रलिटी का जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है केयर टेकर के लिए, क्या अगर एक पार्टी से मुंसलिक हो और अभी आउटगोइंग फाइनेंस मिनिस्टर हो, कैन ही बी न्यूट्रल? देखिए ये डिपेंड करता है, और मैं ये समझता हूं कि ऑब्वियसली किसी पार्टी से एफिलिएशन होना, वो उसको तो ऑब्वियसली आपकी एक फिर एफिलिएशन अगर है, एसोसिएशन है, तो फिर न्यूट्रलिटी मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ऑब्वियसली। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, मतलब मैं बिला वजह आपको कहूं कि जी न्यूट्रलिटी मेंटेन हो सकती, मेरा ख्याल है शायद न्यूट्रलिटी के हवाले से वो पॉसिबल ना हो कि बहुत एक्सट्रीम न्यूट्रलिटी मेंटेन हो सके। तारक साहब ये मुझे बताइएगा कि देखें, ये 24 घंटे पहले एक खबर सरफेस होती है, उसके बाद 24 घंटे तक आपकी पार्टी में लोग हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहते हैं कि जी हाँ जी, ये उसके फ़वाइद भी बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन 24 घंटे के बाद एकदम से हम ये देखते हैं कि रिवॉर्ड्स लगना शुरू होता है। तो क्या ये नाम सामने ला के सिर्फ चेक किया जा रहा था कि कैसा रिस्पॉन्स आता है इत्तेहादियों की तरफ से और राइट लेफ्ट से, उसके बाद जो है हतमी तौर पर नाम सामने लाते, ये पोजीशन थी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है ये में शायद नाम ऑब्वियसली मीडिया सर्कल्स में गया और जराए के थ्रू गया, जो मेरा ख्याल है ऐसे मामलात पे एक्सट्रीम कॉन्फिडेंशियलिटी वो एक शर्त है, और कबल वक्त नाम निकलने से एक पब्लिक डिबेट भी स्टार्ट हो जाती है। जब तक कोई हतमी फैसला ना किया जाए तब तक जराए से भी ये नाम बाहर नहीं जाने चाहिए। तो आई थिंक वो थोड़ा कबल वक्त था। तो अब जो उनका नाम ज़ेरे बहस तो था ना, आई बिलीव। इनका माइक आई बिलीव के बाद नहीं समझ आया कि क्या करना, वो बात ही इतनी बड़ी कर दी कि माइक ही बंद हो गया। बड़े काम की बात आने लगी थी कि माइक बंद हो गया जी। ये मुझे बताएं कि डार साहब का नाम तो ज़ेरे गौर था ना, क्योंकि जो जिस तरह खबर आई है उससे ये पता चलता है कि वो हॉट फेवरेट कैंडिडेट थे इंटरिम प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए जी, और लाइन कट गई, इतने हम टाइम पे लाइन कटी है। तारक साहब को दोबारा से जो कोशिश करें उनको जी। मेरे ख्याल में न्यूट्रलिटी इज नॉट अ प्रायोरिटी इस वक्त तो। जी तारक साहब, कैन यू हियर मी? जी तारक साहब, ये ऑप्शन तो ज़ेरे गौर था ना, आपके यहाँ बात तो इस पर हो रही थी ना कि ये नाम जो है वो जा सकता है। ये अमंग अदर नेम ये नाम भी बिल्कुल ज़ेरे गौर था। आई बिलीव सो, आई एम नॉट प्रिवी,
और जो मैंने रिपोर्ट देखी है मैं उसकी बुनियाद क्या है? ये जो आप लोग इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट कर रहे हैं, उसमें जो इख्तियारात दे रहे हैं, तो इस वजह से डार साहब जैसी पर्सनैलिटी का होना ज़रूरी था, ये बुनियादी वजह है, या फिर जो है वो इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से? नहीं, आई थिंक वो जो इख्तियारात दे रहे हैं वो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं और आपकी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, IMF है, बाकी आपके दोस्त ममालिक हैं जो इस वक्त आपकी एड पे आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि उसका किसी शख्सियत से या कोई इस मामले को ताखीर का शिकार करने से ताल्लुक नहीं है। वो इकोनॉमिक इश्यूज के हवाले से ये इख्तियारात दिए जा रहे हैं ताकि इकोनॉमी के रिवाइवल में, सस्टेनेबिलिटी में कोई इशू ना आए किसी किस्म। जी, ये तारड़ साहब, मंसूर अली खान बात कर रहा हूँ। ये मुस्तफा नवाज खोकर साहब ने थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक शरारत की है, मैं ज़रा उसके ऊपर आपका तजिया लेना चाह रहा हूँ। आप एक दिन खैरा गली से इस्लामाबाद की तरफ आ रहे थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आपने झंडे गिने थे और आपने कहा था, मेरे ख्याल में कितने झंडे गिने थे आपने उस दिन? मैंने चार या 4 झंडे गिने थे। तो आज आपके ख्याल में एक मुल्क के निगरां वज़ीर आज़म का अगर इंतखाब हो रहा है और हम डिस्कस कर रहे हैं कि जी ये मुशावरत राजा रियाज और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान होगी, ये मुस्तफा नवाज खोकर साहब ने ये शरारत की, उन्होंने कहा कि जी आपको इस मामले के ऊपर जो है वो मेरे कप्तान इमरान खान साहब से भी मुशावरत करनी चाहिए। तो ये जो 4 झंडे जिनके आपने गिने, आपके ख्याल में उनसे नहीं जाके आपको मिलना चाहिए? वैसे तो आप तो खुद मिले हैं, अभी कोर्ट में जाके मिले थे आप उनसे कल, लेकिन आपके ख्याल में वजीर आजम को नहीं मिलना चाहिए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पार्लियामान को खेल तमाशा बनाने वाली जमात है, जिन्होंने 2014 में भी इस्तीफे दिए और पब्लिक मनी पे वो मेडिकल अपने बिल भी रिइंबर्स करवाते रहे, तनख्वाहें भी लेते रहे। उसके बाद अब दोबारा इस्तीफे दिए, पार्लियामेंट पे लानत भेजी। तो ये कोई खेल तमाशा तो नहीं है कि आप हर रोज इस्तीफे दें, घर चले जाएं, फिर कोर्टों में जाएं, स्टे ले लें, फिर कभी इस्तीफा बहाल है, कभी मुअत्तल है। अच्छा, तो जो लोग इस प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, मुझे पता है गड्डी कितने जा रही है, एक मिनट यहीं पर रुकिए। ये आपने कहा खेल तमाशा, लेकिन अभी आपने इस बात को एक्सेप्ट किया कि इसहाक डार का नाम एक्चुअली कंसिडर किया गया, डिस्कशन में आया। 1 मिनट के लिए क्या आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि ये कितना बड़ा खेल तमाशा होगा? देखिए, मैं प्रिवी नहीं हूं, मैंने कहा बेस्ड ऑन रिपोर्ट्स मेरा ख्याल है कि वो कंसिडर हुआ होगा। मेरे पास कोई डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, बट हैविंग सेड दैट, अब देखिए मेरी बात सुने, इस काबीना के अंदर या मुस्लिम लीग नून के थिंक टैंक के अंदर आपकी क्या पोजीशन है? मेरा ख्याल में मैं अगर बताऊंगा ना तो ये ज्यादती वाली बात होगी कि मुझे एक्सप्लेन करना पड़े। सब जानते हैं कि आपका कितना असर और रसूख है इस थिंक टैंक के अंदर। नहीं, मैं बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे होंगे, बट इस मामले पे आई एम ऑनेस्टली नॉट प्रिवी। मैं लीगल मामलात में बहुत उलझा रहा हूँ, इसलिए मैं इसको बेस्ड ऑन रिपोर्ट्स कह रहा हूँ। अच्छा, चले जरा लीगल बात नहीं, एक सिर्फ तारड़ साहब, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि इकोनॉमिक रीजंस हैं, इसकी मुआशी रीजंस हैं जिसकी वजह से ये फैसला, ये नाम कंसिडर किया गया। इशारा तो सर, ये 25 करोड़ अवाम में से हमारे पास कोई ऐसा मुआशी एक्सपर्ट नहीं है जो आके पाकिस्तान की मईशत को 90 दिन के लिए, सिर्फ 90 दिन के लिए संभाल सके। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना, कंसिडर किया गया। मैंने कब कहा कि सिलेक्शन हो गई या फाइनल हो गया? ऑब्वियसली मुशावरत का एक अमल है, उसमें कई नाम आते हैं। अगले स्टेप में पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस गया, अगले स्टेप में ये भी कहते हैं कि रद्द कर दिया गया। देखिए, मैं बिल्कुल प्रिवी नहीं हूं, मुझे ये ओके फाइन। तारड़ साहब, जरा मुझे ये बताइएगा कि अब अगर आप लोग समझते हैं हालात इतने क्रिटिकल हो चुके हैं, तो आप मुझे जरा ये बताएं फिर 90 डेज पे क्यों जा रहे हैं? फिर तो आपको चाहिए 60 डेज में ये काम हल करें और फिर आगे बढ़े। और मेरा ये ख्याल है, देखिए, एक तो जो सियासी सफबंदी है, कोई एडजस्टमेंट के मामलात हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी ने अपनी हतमी सिफारिशात पेश की हैं, वो मामलात हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें कम से कम 30 डेज चीज़ों को सेटल करने में लगेंगे और जल्दबाजी में इलेक्शन नहीं करवाने चाहिए। पॉलिटिकल कंसेंसस अमंग्स कोलिशन पार्टनर जरूरी है। नहीं, आप तो इंटरिम में आपका क्या होगा कि आपको स्टेबल करने पड़ेंगे, बिकॉज इंटरिम तो इंटरिम होगी ना। मैं सिर्फ टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ विद रिगार्ड टू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए, हमें बड़ा वक्त लगता है, अक्सर ये होता है जनरल इलेक्शंस में, एक तरफ हम ग्रीवेंस रिडर्सल कर रहे होते हैं, लोगों की आपस में सुलह करवा रहे होते हैं, और साथ ही टिकट देने की स्टेज आ रही होती है। तो कम से कम पॉलिटिकल पार्टीज के पास ये अपॉर्चुनिटी हो कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हुए हैं उसकी इंप्लीमेंटेशन हो सके, वो अपनी सफबंदी प्रॉपर कर सकें और एक मुनज़्ज़म तरीके से इलेक्शन में जाएं। तो आप तरामीम जो कर रहे हैं उसमें क्या इख्तियारात देने जा रहे हैं? देखिए, पोलिंग स्टेशंस के हवाले से, पोलिंग अमले के हवाले से जो अभी बाकी अमेंडमेंट्स की गई हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में, मैं समझता हूं जो 2018 में आरटीएस बैठा था, बहुत बड़ा वो एक ब्लंडर था।
जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ 4 साल इस मुल्क को। तो बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स हैं जिनकी इम्प्लीमेंटेशन भी रिक्वायर्ड है, जिसमें रूल्स भी बनने हैं। तो आई थिंक ये 1 महीना जो है वो इस काम के लिए होगा, बाकी फिर तो पॉलिसी डिसीजंस में जरा मुझे बताइएगा कि पॉलिसी डिसीजंस में क्या रोल देना चाहते हैं आप लोग, क्योंकि वो तो डे टू डे अफेयर्स वाली होती थी, इंटरिम होती है इंटरिम गवर्नमेंट, तो अब आप क्या होती थी, बट ऑब्वियसली अब जो मेजर डिसीजंस क्या कराना चाहते हैं आप लोग? देखिए, IMF के हवाले से कुछ शराइत हैं, जो हमारे इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी उनको पूरा करने के लिए वो इख्तियार। क्या बात करें IMF के हवाले से जो हमारे मामलात हैं वो स्टैंड बाय अरेंजमेंट के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, तय पाया हुआ है कि इतने पैसे हमारे उससे पहले आने हैं, एक अमाउंट के टिकट सेटअप के दौरान आनी है, एक उसके बाद आनी है, तीसरी ट्रांच जो है वो तो सारा कुछ तय है। ये जो इसहाक डार साहब का नाम कंसिडरेशन के अंदर आना ही बता रहा है कि आप अपने बहुत ही किसी काबिल एतमाद बंदे को आप लाना चाह रहे हैं केयर टेकर सेटअप के अंदर बतौर वज़ीर आज़म। आपको कहीं ये शुबा तो नहीं है, डर तो नहीं है? असल जो वजह इसकी है कि ये सेटअप तवील हो जाएगा, ये उस शुबे की वजह से तो नहीं कर रहे आपके खतरे की वजह से? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए, मैंने कहा नाम कंसिडर होना ना होना एक और बात है, बट असल मसला इकोनॉमिक रिवाइवल का है, ऐसा कोई डिले का शुबा नहीं है। और देखिए, जो ट्रांच आनी है ड्यूरिंग केयर टेकर सेटअप, ऑब्वियसली वो जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो एम्पावर्ड होनी चाहिए उस हवाले से, उसके पास इख्तियारात होने चाहिए कि उस ट्रांच के हवाले से वो तमाम डिसीजन उस वक्त ले सके। तो इस मुल्क के लिए जरूरी है, जो अमेंडमेंट जरूरी होंगी वो बिल्कुल करेंगे। फेयर इनफ। ये जो आपकी ऑडियो लीक हुई है तारड़ साहब, ये आपके ख्याल में किसने यार आप असल टॉपिक की थैंक यू, क्योंकि पिछले टॉपिक पे आई वाज टू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए, एक तो मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी ऑडियो खुद चलाई। क्यों? क्योंकि वो ऑडियो नहीं थी, वो ऑडियो लीक नहीं थी, वो एक वॉइस नोट था वुकला के एक व्हाट्सएप ग्रुप में, जो मैं हर पेशी से पहले भेजता हूं किसी ना किसी फॉर्म में, कोई ना कोई कंटेंट में। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरी तोशाखाना के केस में पेशियां हैं तकरीबन 70-75। तोशाखाना पे एक बार फिर लाइन कट गई। मुस्तफा साहब, आपके ख्याल में क्या, आप गुफ्तगू सुन के आपको क्या लग रहा है? क्योंकि हम वहां तक तो उनको ले आए हैं कि डार साहब वाज देयर, डिस्कशन चल रही थी, ये सब। आपके ख्याल में ये क्या करना चाह रहे हैं, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? और अभी स्पेशली सुन के कि वो कुड बी वन ऑफ द ऑप्शन। I think clearly Tarar Saab was struggling to defend an indefensible position. It's a joke upon the constitution. जिस तरह मंसूर भाई ने खेल तमाशे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, डार साहब की निस्बत, उनकी क्लोजनेस मियाँ नवाज शरीफ साहब से, मुस्लिम लीग नून से इतनी है कि आइन का जो आर्टिकल 224 है, अगर आप उसके तहत जो आइन का जो स्पिरिट है वो देखें तो वो ये भी कहता है कि जो निगरान वज़ीर आज़म या वज़ीर आला होगा, उनके जो अहलो अयाल हैं, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, उनके ऊपर इलेक्शन लड़ने पे भी पाबंदी है। आइन ये कहता है। तो डार साहब के बच्चे इलेक्शन तो नहीं लड़ते, भले ना लड़े, लेकिन उसके पीछे स्पिरिट ये है कि जो शख्स वज़ीर आज़म, निगरान या वज़ीर आला बनेगा उसको गैर जानिबदार होना चाहिए, ताकि वो किसी तरीके से भी उसके किरदार के ऊपर सवाल ना उठ सके, उसकी पॉलिटिकल बायसनेस ना हो अपेरेंटली, जिस तरह डार साहब के हैं। तो आइन की स्पिरिट, और जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले हैदर साहब भी कह रहे थे, डार साहब की जो अपॉइंटमेंट है वो तो बिल्कुल ना सिर्फ खेल तमाशा है बल्कि आइन की स्पिरिट की भी खिलाफ वर्जी है। तो अगर हुकूमत इतनी टोन डेफ है, अगर हुकूमत ये समझती है कि इसके ऊपर रिएक्शन नहीं आएगा और ये चीज़ एकदम से पाकिस्तान के लोगों के लिए और सबके लिए एक्सेप्टेबल हो जाएगी, तो मेरे ख्याल से फिर तो ये किसी एक और दुनिया में रह रहे हैं। ये किस तरह हो सकता है? 5 साल गूंजेगा ये जी, ये इलेक्शन के बाद भी अगर ये PMLN आ भी जाती है इक़्तिदार में तो ये लेजिटिमेसी इन क्वेश्चन रहेगी। देखिए, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि आने वाला जो आपके ख्याल में सारा प्रोसेस कंट्रोवर्शियल हो जाएगा अगर डार साहब इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, चाहे उन्हें किसी भी रीजन से बना दिया जाए, चाहे इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से बना दिया। हैदर भाई साहब, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? और फिर स्पेशली जब सुन के थोड़ा सा भी आप, हम डिस्कशन भी कर रहे थे, आप सुन रहे होंगे कि ये कहीं ना कहीं ऑप्शन ज़ेर गौर था, इस पर बात हो रही थी, पिच किया गया है नाम, लेकिन आपके ख्याल में ये क्या करना चाहते हैं सारे प्रोसेस के जरिए? देखें, एक तो लीगल इसका जवाब है और एक पॉलिटिकल है। पॉलिटिकली मैं तो समझता हूं कि क्योंकि दूसरी तरफ से इकोनॉमिस्ट और IMF के से जो है वो डील करता रहा हो टाइप बातें, हफीज शेख, मोहसिन बेग, ये वो नाम आ रहे थे, तो आई थिंक मियाँ साहब भी चाहते थे कि वो भी फिर बता दें कि उनकी प्रेफरेंस क्या होगी अगर किसी और की प्रेफरेंस की बातें होंगी। इकोनॉमिस्ट ही चाहिए तो उन्होंने कहा ये लो इकोनॉमिस्ट, मेरा इकोनॉमिस्ट आएगा। फिर तो जरूरी नहीं है कि ये इसको हम बहुत ज्यादा सीरियसली लें कि ये यही होगा। मेरे ख्याल से मियाँ साहब ने एक अपने सेंटिमेंट का और अपने अज़ाइम का इजहार जरूर कर दिया है कि हु इज बॉस हियर।
ठीक है, एक ब्रेक लेनी है मुझे, एक ब्रेक लेनी है। तारड़ साहब क्विकली, अगर आपकी लाइन कट गई थी, ये बात कंप्लीट कर लें, फिर मैंने ब्रेक लेनी है। फिर तारड़ साहब सुन सकते हैं आप? जी मैं सुन रहा हूँ। अच्छा तारड़ साहब, ये खान साहब के ऊपर एक पानी की बोतल फेंकी गई, बड़ा अफसोसनाक मंजर था, उसकी जरा मजम्मत कर दें। मैं बिल्कुल मजम्मत करता हूँ कि कोर्ट के प्रेमिसेस में या कहीं भी किसी पर कोई ताने कसना, नारे लगाना, किसी पर कोई चीज फेंकना, आप पता नहीं मंसूर साहब मुझे शायद मिसअंडरस्टैंड करते हैं, मैं पता नहीं किस तरह का आदमी हूँ, बट मैं खुल के और मैं हर जगह इसकी मजम्मत करने को तैयार हूँ। और अगर आपने भी शरारत की ना, आपका ख्याल है मैंने फेंकवाई है, तो मैं हल्फन कहता मेरा इस वाक़े से कोई ताल्लुक तो नाम भी नहीं लिया। बहुत शुक्रिया तारड़ साहब। मैं बड़ा समझता हूँ ये मजम्मत लिंक थी इस बात से कि ये शायद मैंने फेंकवाई है। मैं बिल्कुल कहा भाई, मैंने तो इल्जाम भी नहीं लगाया। आप लोगों ने सुना मैंने कोई इल्जाम, मैंने कोई कौन सा मैंने कहा मजम्मत करें। मैं बड़ा क्योंकि सोशल मीडिया पे ये बात चल रही है। राइट, फेयर इनफ। तारड़ साहब बहुत शुक्रिया आपका। हैदर वहीद साहब, मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब, आप तीनों का भैया एक ब्रेक लेनी है मुझे, लेकिन इससे बज़ाहिर अब यही पता चलता है कि जो अपना ऑप्शन मियाँ साहब देना चाहते हैं, एक ऑप्शन जो है वो कहीं और से भी आता है। पीपल्स पार्टी अपना ऑप्शन देना चाहती है, तो इसका मतलब ये है कि अभी तक नाम कहीं से भी कोई फाइनल नहीं हुआ, लेकिन हर बंदा ये बताना चाहता है कि ऑप्शन हमारा चलेगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मज़ीद बात करेंगे। जी वेलकम बैक। आई स्टार्ट विद यू डॉक्टर मारिया। मुझे ये बताएं, अभी जो आप गुफ्तगू भी सुन रही हैं, आपको क्या इस गुफ्तगू से अंदाज़ा हो रहा है कि बेसिकली ये जो 90 डेज़ और एम्पावर्ड करने की बाद इंटरिम गवर्नमेंट को ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट इनकी नहीं सुनेगी और इनके लिए मुश्किलात बन जाएंगी, जिस तरह अभी हम बात भी उनसे कर रहे थे, या वाकई इकनॉमिक इशूज़ हैं जिसकी वजह से ये टफ डिसीजन इनको करने पड़ेंगे, वरना ये ना हो के आई थिंक कंटिजेंसी प्लानिंग है। आई थिंक कहीं ये एक सोच ज़रूर है ऑब्वियसली कि ये सेटअप जो है ये मार्च तक जा सकता है, क्योंकि बातें तो ये भी हो रही हैं ये 90 डेज से आगे जो है तजावुज़ करेगा, तो इकोनॉमिक इश्यूज़ भी होंगे, बट मोर सो कंटिजेंसी प्लानिंग है कि हम अपने लिए अपना बंदा जो है वो इंस्टॉल करें, हम अपना इंटरेस्ट जो है उसको सेफ गार्ड करें, ताकि अगर लंबा भी जाता है इंटरिम सेटअप फिर जितनी मर्जी देर चला जाए, जैसे राजा रियाज साहब कह रहे हैं अगर डार साहब आगे तो 2 साल फिर इलेक्शन नहीं होते, तो देर प्लानिंग फॉर दैट इज वेल कि अगर टाइम 2 साल तो नहीं कहता, तो लाइटर नोट में वैसे बात करिए, बट अगर आगे चला जाता है, डिले होता है, तो कंटिजेंसी प्लानिंग है। वी शुड हैव आवर मैन। देखिए नून लीग को 2 ही खतरात हैं। एक तो ये है कि इंतखाबात शायद नहीं होंगे 90 रोज़ के अंदर, इंतखाबात मुलतवी होंगे, लंबा चलेगा केयर टेकर सेटअप, इसकी वजह से दे वांट टू हैव देयर ओन जो है ना, उन्हें क्यों शक है? ये उन्हें शक क्यों है? उन्हें शक जो है, चूँकि ज़ाहिर है जो मैंने कल बात की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो प्रोजेक्ट है वो अभी तक वाइंड अप नहीं हुआ। किसी को नहीं पता कि इंतखाबात की सर्टन डेट किसी को नहीं पता कि 90 रोज़ में होंगे, 4 महीने में होंगे, 6 महीने में होंगे, साल में होंगे। जब तक ये प्रोजेक्ट वाइंड अप नहीं होता तब तक इंतखाबात मुल्क के अंदर नहीं होंगे, और इसी वजह से दे वांट टू हैव देयर ओन कॉन्फिडेंट इन द प्राइम मिनिस्टर हाउस के टेकर सेटअप के अंदर कि अगर ऐसा मसला हो भी तो कम से कम बंदा उनका बैठा रहे वहाँ पे, कोई इश्यूज। मंसूर साहब, मियां साहब की वापसी वाली बात, ये पॉलिसी, ये जो डे टू डे अफेयर्स से निकाल के मेजर पॉलिसी डिसीजंस पर बात ले जाना चाहते हैं, क्यों ले जाना चाहते हैं? अच्छा, वैसे मैं सिर्फ एक छोटा कमेंट ये राजा रियाज साहब के हवाले से कि जो उन्होंने कहा है कि जी अगर इलेक्शंस जो हैं ये 2 साल तक जो है, राजा रियाज साहब को पाकिस्तानी मौजूदा सूरत हाल या आने वाले 3-4 महीने के बारे में उतना ही पता है जितना इस पूरे पैनल को न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में पता है, जो कि नोटा है, हमें कुछ भी नहीं पता। तो राजा रियाज साहब को कुछ भी नहीं पता कि आगे एक्चुअली क्या होगा, या वो इतने पावरफुल नहीं है या इतने फोरसाइट नहीं उनकी। इस वक्त उनकी टोटल जो फोकस है ना, जो एक फोकल लेंथ होता है, जिस तरह इस कैमरे का फोकल लेंथ है, वो सिर्फ और सिर्फ फैसलाबाद के अपने हल्के तक महदूद है, बस दैट्स इट, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, हाँ बस दैट्स इट। ये आप उनसे ये पूछ सकते हैं, उसका वो कोई जवाब अगर देंगे तो उसको सीरियसली ले लें, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं। उसका भी नहीं पता भाई देवे, वैसे उसका भी नहीं पता, टिकट मिलना नहीं मिलना। मैंने कुछ ज़्यादा उधर भी ज़्यादा मैंने कर दिया। अच्छा, दूसरी बात ये आपने कहा ये जो डे टू डे जो चीज़ें हैं, अब मैं आई डोंट वांट टू गो टू फार इनटू इट, कि मेरा ख्याल में दिस इज़ मोर लाइक अ कुशन, कि इन केस चीज़ें हम जिस तरह संभालना चाह रहे हैं, अगर ना संभली, अब मतलब उस अगर में क्या आता है, उस अगर में आता है खान साहब की कन्विक्शन, उस अगर में आता है खान साहब की जेल, उस अगर में आता है बल्ले को तोड़ना, उस अगर में आता है जिस तरह इन्होंने कहा था पार्टी को क्रश करना। ये सारे टिक्स अगर ना हुए तो हमारे पास एक दूसरा प्लान जो है ना वो तैयार हो
कि हमने फिर आगे खींचना है। एंड देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट कि जब तक ये सारे टिक्स नहीं होंगे वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू इलेक्शन। ठीक है, पार्टी को क्रश करना है, आपने कहा था ये बात, दोबारा याद कराइए। बिल्कुल, मैंने अभी सोहरवर्दी साहब, प्रोजेक्ट तहरीक इंसाफ जब तक वाइंड अप नहीं होता तब तक नहीं अभी वाइंड अप तो और चीज़ है ना, क्रश और चीज़ है, दोनों अलग-अलग। क्रश पहली बात तो यह है कि ये जो राजा रियाज की बैशिंग है, मैं इसके तो कोई हक में नहीं, और मैं समझता हूँ कि ये वो एक विजनरी आदमी है। जो बात फवाद चौधरी, परवेज़ खटक, असद उमर और सारों को जाके 2023 मई में समझ आई, उसे मार्च 2022 में समझ थी उसकी। आप मेरी बात समझेंगे, ये कंपनी नहीं चलनी। जो सारों ने, यानी आप कह रहे हैं सियासी आदमी है, उनको सियासत के खेल दाव पेच की समझ है। मतलब यहाँ तो आप कहें कि जी वो तनहा खड़ा है और बाकी पूरी पीटीआई यूनाइटेड खड़ी है और उसने बड़ा गलत फैसला कर लिया। आज तो ज्यादा मंजदार में सारे उसके साथ ही खड़े हैं, वो सही कह रहे हैं। सोहरवर्दी साहब, आपकी मेहरबानी, आप तमाम से मेरी दरख्वास्त है, हमारे पास 1.5-2 मिनट रह गए। राजा साहब से बाहर आकर जो असल महाराजा हैं उनका किस्सा मुझे बताएं। आपके ख्याल में एक्सटेंड क्यों करना चाहते हैं, ये इतना एम्पावर क्यों करना चाहते हैं? इसलिए कि जब तक इमरान खान कन्विक्ट नहीं होंगे और जब तक वो पीछे नहीं जाएंगे, आई डोंट थिंक सो कि इलेक्शन शेड्यूल आएगा। तो इस वजह से प्रोलॉन्ग हो सकती है। और जुडिशरी जो है बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, इन्हें नहीं पता काजी ईसा ने आके क्या करना, और इसका सारा कुछ इस हुकूमत के शायद मौजूद होने के अंदर ही हो जाएगा, हो जाए। और अगर अगर वो कन्विक्ट हो गए तो फिर इलेक्शन 60 दिन में भी हो जाएंगे। तो अगर क्या हो गया, तो अगर कन्विक्ट हो गए और जेल चले गए विद इन 2 वीक्स तो फिर 60 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे। फिर आप 12 को असेंबली टूटते देखेंगे। मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब आपका, मंसूर अली खान साहब आपका, डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार साहब आपका, समर अब्बास साहब आपका, आप सबका शुक्रिया। लेकिन 1 घंटे के बाद दोबारा सिचुएशन रूम से हम सब हाजिर होंगे आपके सामने, और ये हॉट सीट पे जो है मंसूर अली खान साहब होंगे, और उसके बाद हम फिर एक दफ़ा कोने पे बैठे आपसे गुफ्तगू कर रहे होंगे। न्यूज़ का बुलेटिन का ब्रेक के बाद 10 बजे दोबारा इंशाल्लाह हम सब आपके सामने।